तेजी में सीढ़ियों से उतर के वो सीधा हॉल की तरफ बढ़ा, मगर सामने ही वो जामनी रंग की फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामे में सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़े वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी माँ सही कह रही थी, वो वाकई बहुत प्यारी थी। उसने कभी उसे अलग नजर से क्यों नहीं देखा। इधर उधर देखते हुए अचानक उसकी नजर अपने सामने खड़े अरहम पर पड़ी। दोनों की नजरें चार हुईं। एक पल में उसे इस बात का इदराक हो गया, आज अरहम मलक की नजरों में कुछ अलग था। वो सिट पिटाकर झट अपनी जगह से खड़ी हुई। घर से तो बहुत हिम्मत करके निकली थी, आज आरियां पार करके आएगी। उससे अपने तमाम सवालों के जवाब तलब किए बगैर वो घर नहीं लौटेगी। मगर अभी उसे अपने सामने देखकर सारी हिम्मत पता नहीं कहाँ उड़न छू हो गई थी। वो कदम कदम चलता हुआ उसके करीब आया। मैंने सुना कोई लड़की जो कि मेरी स्कूल के जमाने से बहुत अच्छी दोस्त है, जिसके बारे में मुझे भी अभी अभी पता चला, वो मुझसे मिलने आई है। वो ऐन उसके सर पर आन खड़ा हुआ, जो कि सर को देखकर तंजिया अंदाज में गोया हुआ। शायद ये थोड़ी देर पहले अपनी माँ से हुई इज्जत अफजाई का बदला था। रोशनी की अब सही मानों में सिटी पटी गुल होने का वक्त था। मुझे सच में आपसे काम था। वो घबराई जरूर, मगर फिर भी हिम्मत करके बोल उठी। बुजदिली तो इसमें अजल से पाई जाती थी। ये जो थोड़ा बहुत हौसला और हिम्मत इसमें आई थी, वो सब रूप की वजह से था। हाँ बोलो, क्या काम था? वो हमतन गोश होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था, एक एक हरकत को नोट भी कर रहा था। वो कंफ्यूज हो रही थी, उसे साफ समझ आ रही थी, मगर फिर भी इस तरह रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कोई खास फर्क न पड़ता हो। हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? बहुत मुश्किल से वो तेजी में ये बात बोल गई थी। बाहर क्यों? यहाँ क्यों नहीं? उसने अब्रू उचकाई। अरे जाओ जाओ, कोई जरूरी काम होगा। रानी, जो कब से इनकी ठंडी गुफ्तगू सुन रही थी, अपने बेटे की सुस्ती पर उनका पारा हाई हो गया। दिल तो कर रहा था अपने इकलौते सपूत के कान खींचे और बोले, ऐसे करते हैं एक मासूम लड़की से बात? और जब वो खुद अकेले में बात करना चाह रही है तो उसको क्या मसला है? जब उनसे ये बर्दाश्त ना हुआ, तभी इन दोनों की गुफ्तगू में खुद कूद पड़ी। बेटा, अरहम तो मजाक कर रहा है। तुम्हें जो भी बात अकेले में करनी हो बिला झिझक कर लेना, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसे मुस्कुराकर तसल्ली देते ही वो खतरनाक तेवर लिए उसकी तरफ मुड़ी। अपना गुस्सा इस मासूम पर मत दिखाओ, अच्छे से बात करना। एक एक लफ्ज को आहिस्ता आवाज में चबा चबा कर बोलते हुए उन्होंने अरहम को आंखें भी दिखाईं। जहां रोशनी को कुछ तसल्ली मिली, वहीं अरहम ने भी एक सर्द सांस खारिज किया। हर तरह से आज उसकी माँ उसके खिलाफ और इस नई नई दोस्त के फेवर में थी। सबसे पहले रोशनी ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए और उसके पीछे पीछे अरहम ने इन दोनों को बाहर जाता देखकर रानी दिल ही दिल में दुआ गो हुई। या अल्लाह, मैंने देखा इस लड़की आंखों में दोस्त से ज्यादा कुछ अलग जज्बात हैं। प्लीज थोड़ी सी बात संभाल लेना। आप तो जानते हैं ना, मेरा बेटा थोड़ा सा पागल है, बातें जल्दी से उसकी समझ में नहीं आती। लेकिन आप आज अलग से थोड़ी सी अक्ल से दे दें। कब से ये तमाशा देखती रुकैया बेगम ने हुंकार भरी। वो भी इतने अरसे में पहली बार उनकी तरफ मतवज्जा हुई। माँ, खुशी से चहकती हुई वो उनकी तरफ बढ़ी। माँ, आपने देखा कितनी प्यारी लड़की है, हमारे अरहम के लिए कैसी रहेगी? रुकैया बेगम ने एक नजर उसके खुशी से दमकते चेहरे की तरफ देखा। अच्छी है, जवाब मुख्तसर आया, लेकिन इसमें भी मुंह बनाना नहीं भूली। ओ थैंक यू माँ, मुझे यकीन था आपको ये बहुत पसंद आएगी। वो दोबारा खुशी से चहकी। जरा छानबीन कर लेना लड़की के बारे में। उन्होंने एक बार फिर नाक चढ़ाया, मगर रानी की खुशी आज किसी तौर मानंद नहीं पड़ रही थी। गुलाबी शर्ट और ढीले ट्राउजर में बालों को जूड़े की शक्ल दिए फ्रेश होकर वो सीधा मुस्तफा के कमरे में दाखिल हुई। वो अभी भी उसी पोजीशन में लेटा था। दरवाजा लॉक करके वो सीधा बेड की तरफ बढ़ी। एक गहरी नजर उसके देव कामत वजूद पर डाली, फिर एक नजर उसके अधखुले हाथ पर डाली। सुबह का मंजर अब आंखों के पर्दों पर लहराया जब वो अचानक उसका हाथ छोड़कर आगे बढ़ गई थी। हालांकि उसे नहीं मालूम था मुस्तफा शाह के दिल की हालत अबतर है। अगर पता होता तो शायद वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन अब दोबारा उसने अपना नाजुक सा गुलाबी हाथ उसके मजबूत हाथ में रखा और खुद से उसे अपने हाथ में जकड़ा। आप सच में सो रहे हैं मुस्तफा? उसे जैसे यकीन नहीं आया। आई एम सॉरी। दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी देखकर वो एक बार फिर बोली, मगर इस बार फिर जवाब नदारत। भारी सांस खारिज करके वो उसके बराबर आन लेटी, सीने से सर टिकाकर आंखें मूंद ली।
मगर आहिस्ता आहिस्ता खुद के गिर्द तंग होते हिसार ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। वो नींद में नहीं था। धीरे धीरे ये हिसार इस कदर सख्त होता जा रहा था कि उसका दम घुटने लगा। मिस मुस्तफ़ा प्लीज, मुझे तकलीफ हो रही है। वो बेबसी से गोया हुई। ऐसा नहीं था कि वो उसके हिसार से निकल नहीं सकती थी, मगर वो इस वक्त कोई एहतजाज करके उसके गुस्से को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी और होती आई है। तुम मेरे हर जख्म का मरहम हो, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। कैसे कैसे तुम मेरा हाथ छोड़कर जा सकती हो? लम्हा ब लम्हा उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। मैं जानबूझकर नहीं गई थी, आपने मुझे आवाज भी नहीं दी। मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, हमेशा हमेशा, हर दर्द में, हर तकलीफ में। आई प्रॉमिस मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, छोड़ ही नहीं सकती। आप मेरे हमसफर हैं और हमसफर के साथ निभाने के लिए कदम ब कदम साथ चलने के लिए होता है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। गिरफ्त आहिस्ता ढीली पड़ रही थी। उसकी बातों का असर हो रहा था। अगर आइंदा गई तो? करवट लेकर वो उस पर झुका। उस दो कामत इंसान के नीचे वो बेजान गुड़िया सी लग रही थी। कभी भी नहीं, प्रॉमिस किया है। और रूप मुस्तफ़ा शाह अपना वादा नहीं तोड़ती। अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़कर उसने एक और मान मुस्तफ़ा शाह को बख्शा। वो खामोश हुआ। उसके एक एक खूबसूरत नकूश को आंखों में जज़ब करने लगा, जहां एक अलवही चमक के साथ साथ मोहब्बत भरी मुस्कुराहट भी थी। हमेशा मेरे साथ रहना, चाहे कुछ हो जाए, कोई कुछ भी बोले, मगर तुम सिर्फ मेरा यकीन करना। बस इतना याद रखना, तुम मुस्तफ़ा शाह की सांसों में बसती हो, उसकी मोहब्बत नहीं जुनून हो। वो धीरे धीरे उसके कान में सरगोशी कर रहा था। वैसे तो वो इसे बिल्कुल माफ करने का इरादा नहीं रखता था, मगर हमेशा की तरह आज भी वो उसके सामने बेबस था। गलती भी अनजाने में हुई थी। तभी वो नाराजगी भुलाकर उसके वजूद की रानाइयों में खोने लगा, लेकिन अंदाज में पहले से ज्यादा शिद्दत थी, ताकि उसे अंदाजा हो सके वो कितनी तकलीफ से गुजरा था। मुस्तफ़ा, उसकी सांस फूलने लगी तो वो आस्तगी से गोया हुई। शायद ये उसके जुनून को कम करने की नाकाम कोशिश थी। तुम बहुत बदतमीज हो लंबू, वो नाराजगी से गोया हुई। जुमला ही सिचुएशन के बरखिलाफ था कि वो भी हैरान हुए बगैर न रह सका। तुम्हें ऐसा लगता है? लगता नहीं, मुझे पता है, मैं देख रही हूँ। उसने मुंह बनाया। कैसे? वो फिर हैरान हुआ। आपने बोला था अब से आप कुछ मेरी सुनेंगे और कुछ अपनी सुनाएंगे, लेकिन मैं कल से देख रही हूँ आप मेरी एक भी नहीं सुनते, बस अपनी ही मनमानियों में लगे रहते हैं। मेरी बात की तो जैसे कोई अहमियत ही नहीं है। वो मुंह बसौर कर उठ बैठी, शर्ट के बटन ठीक किए और एक खफगी भरी निगाह से मुस्तफ़ा शाह को शर्म दिलाने की कोशिश की, जो कि नामुमकिन था। हालांकि वो उससे नाराज नहीं थी और ना ही उसकी कोई इतनी ज्यादा ख्वाहिशें थी जो वो अनसुना कर चुका था, बल्कि वो तो ये फर्जी नाराजगी दिखाकर उससे बहुत सारी बातें करना चाहती थी ताकि उसका ध्यान भटके और वो अपने अंदर की खला से बाहर निकले। मनमानियां तो सिर्फ मेरी ही चलेंगी। और जहां तक रहा तुम्हारे सवालों और इन मन चली बातों का जवाब, तो वो देने के लिए मुस्तफ़ा शाह हर दम फारिग है। कहो क्या कहना है। वो भी बड़ी फुर्सत में बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया था। वो भी खूब समझ रहा था आखिर वो करना क्या चाहती है। शाह से अच्छा उसकी बीवी को और कौन समझेगा। ये सब बोलने की बातें हैं। उसने एक बार फिर मुंह बसोरा। अच्छा चलें छोड़ें, मुझे आपसे कुछ पूछना था। ये बात 2 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन एक बार भी आपने नहीं बोला। हाँ शाह की जान, पूछो क्या पूछना है। वैसे भी आप ये सब कैसे बोलेंगे? आप मुझे असली वाली जान समझते हो तभी तो मेरी बात को अहमियत देंगे। आज तो शायद उसने सारे शिकवे शिकायत करने की ठान ली थी। इतने गिले शिकवे मुस्तफ़ा शाह के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आन ठहरी। कसम ले लो शाह की जान, तुम ही मेरी असली वाली जान हो। जिंदगी में पहली बार मुस्तफ़ा शाह ने आंखें पटपटाकर अपनी बीवी को यकीन दिलाने की कोशिश की। उसकी ये हरकत एक पल के लिए रूप को हैरत में मुब्तला कर गई। इस तरह की हरकतें करके आप सच को छुपा नहीं सकते। उंगली के इशारे से मुस्तफ़ा शाह की आंखों की तरफ इशारा किया गया। मुस्तफ़ा शाह ने एक नज़र अपनी तरफ उठी उंगली की तरफ देखा, फिर अपनी शहादत की उंगली को उसकी उंगली में फंसा कर रूप की उंगली को बेड से लगाया। पूछो क्या पूछना है। वो मुसलसल उसकी आंखों में झांक रहा था। एंजल कौन है? सवाल गैर मुतवक्के था, मगर हैरान कुन नहीं। उसे पहले से ही अंदाजा था कि वो ये सवाल जरूर करेगी। ओह अच्छा, तो मिसेस शाह मेरी एंजल से मिलना चाहती है। उसने अबरू उचकाई। हाँ बिल्कुल,
क्योंकि आपने ही बोला था कि आप उसे सबसे पहले मुझसे मिलवाएंगे। अब हमारी शादी भी हो गई है, तो मुझे ये जानने का पूरा पूरा हक हासिल है वो कौन है, कैसी नजर आती है, आप उसे कैसे जानते हैं, वगैरह वगैरह। उससे भी मिलवा दूंगा शाह की जान। कब? जवाब के दो बदू फिर सवाल आया। उसकी इतनी तेजी पर मुस्तफ़ा शाह को हैरत हुई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा उठा। मतलब वो उसकी जात में इंटरेस्ट ले रही थी। पहले मेरे पास आओ। इतने सारे सवालों को पसे मंजर करके खुद की ख्वाहिश को सामने रखा। इस बार रूप को सच में तप चढ़ी। वो क्या पूछ रही है और वो क्या डिमांड कर रहा है? बिल्कुल नहीं, साफ इनकार कर दिया गया। जितनी जल्दी पास आओगी उतनी जल्दी सारे सवालों के जवाब पाओगी। वो भी मुस्तफ़ा शाह था। सिचुएशन ही ऐसी बना दी कि उसके पास करीब आने के सिवा कोई रास्ता ही न रहा। ये फाउल है। वो रूहान सी हुई। मुस्तफ़ा शाह ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए। 1 मिनट तक वो उसे वहीं जमे देखता रहा। आखिरकार बर्दाश्त की हद खत्म हुई और उसने हाथ बढ़ाकर झटका दिया। अपने ही ख्यालों में मगन वो कटी डाल की तरह उसके सीने पर आ गिरी। आप बिना अच्छे से कुछ सोचने भी नहीं देते। वो खफा हुई। तुमसे जब मैंने कहा कि मेरे पास आओ, फिर तुम उससे हटकर क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस मुझे आप ये बताएं, आपकी वो एंजल लड़की है या लड़का? अब आप इतना तो बता सकते हैं ना? उसने दोबारा मुंह बसोरा। लड़की है और बहुत प्यारी है। साफ गोई का मुजाहरा किया गया, मगर रूप को तो जैसे सदमा लग गया। लड़की, वो भी प्यारी, और कुछ उसके बारे में? उसने दांत पीसे। क्या तुम जल रही हो? मुस्तफ़ा शाह ने अब्रू उचकाई। हाँ, उससे जलती है मेरी। उसके तमाम हसीन अलकाबात मुंह में ही रह गए जब मुस्तफ़ा शाह ने उसे आंखें दिखाई। नहीं नहीं, मेरा मतलब था, मैं भला उससे क्यों जलने लगी? उससे जलने के लिए मेरे पास कोई वजह होनी चाहिए, और वैसे भी अगर आपको मालूम हो तो मेरे अंदर जलने वाला कोई फीचर ही नहीं है। पूरी बतीसी निकाल कर मुस्नुई मुस्कुराहट का मुजाहरा किया गया। जलना भी नहीं उससे। बहुत प्यारी, चुड़ैल, बहुत खूबसूरत, बेंगी, बहुत मासूम, चलाको मासी। उसका दिमाग मुस्तफ़ा शाह की अपनी एंजल के लिए बोले गए तारीफी कलमात के बरखिलाफ इल्काबात से नवाज रहा था। वो जब मोतियों जैसे दांतों से हंसती है, ऐसा लगता है सारे जहां में एक सरूर सा फैल गया हो। ड्रैकुला जैसे दांतों को जब बाहर निकालती होगी तो सारे जहां में खौफे राज पैदा हो जाता होगा। सब उससे दूर भागते होंगे। उसके लंबे बाल, घने आबशार। मुस्तफ़ा शाह ने उसके बालों में उंगलियां फंसाकर सांसों के जरिए उनमें बसी खुशबू को अपने अंदर उतारा। घने आबशार नहीं, डायन की चोटी होंगे, तभी तो ये इतने दीवाने हुए जा रहे। उसे सच में जलन हो रही थी। और क्यों हो रही थी? फिलहाल ये बात उसकी समझ से बाहर थी। अब बोलो, क्या बोलना है? कैफेटेरिया में बैठे वो दोनों ही एक दूसरे से निगाहें चुरा रहे थे, जहां रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या बोले, कैसे बात की शुरुआत करे। वहीं अरहम को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वो यहाँ क्यों आई है। जो कुछ उसने कल बोला था उसके बाद तो इस लड़की को इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उसकी सोच के मुतरादिफ हो गया था। वो उसके घर आई थी, उसके अलावा उसे भी यहाँ ले आई। आप रूप को तंग करने के लिए उसके रास्ते में क्यों आते थे? आधे घंटे हिम्मत मुज्तमा और अरहम को इंतजार करवाने के बाद आखिरकार वो भी मुद्दे की बात पर आई। अरहम ने भी गहरी सांस खारिज की। ओ, तो इसका मतलब था उसका शक बिल्कुल सही था। कल की बातों का कोई रिएक्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि वो शायद किसी एक्शन के मूड में थी, या फिर शायद वो छानबीन के मूड में थी। मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं? ये मेरा पर्सनल मामला है और मैं नहीं चाहता मेरे पर्सनल मामलात में कोई दूसरा इंसान इंटरफेयर करे। वो खासा बेरुखी से गोया हुआ। रोशनी के नन्हे से दिल को ठेस लगी। आखिर वो इससे इतना रूडली बिहेव कैसे कर सकता है? आपको मुझे जवाब देना ही होगा। ये आपका पर्सनल मामला नहीं है, मुझे भी जानना है सब। आंखों में नमी लिए वो हट धर्मी से गोया हुई। अरहम को उसका इस तरह जिद करना हैरत में मुब्तला कर गया। वो जिद्दी तो ना थी, फिर आज क्यों जिद कर रही थी? देखो रोशनी, देखें आप, अगर आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। उसकी बात दरमियान में ही काट कर वो दोबारा जिद्दी लहजे में गोया हुई, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी आंखों से आंसू छलक गए। उसको इस तरह रोते देखकर अरहम के हाथ पांव फूल गए। देखो देखो, मेरी बात सुनो, प्लीज रोना मत। देखो, लड़कियों को डील करने का मेरा कोई तजुर्बा नहीं है। मैंने तो कभी किसी लड़की को पानी भी नहीं पिलाया।
देखो, मैंने अपने पैसों से तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगवाई है। तुम इस तरह मेरे पैसों की कॉफ़ी पीकर नहीं रो सकती। वो सच में लड़कियों के मामले में अनजान था। घबराहट में वो क्या बोले जा रहा था ये शायद उसे भी समझ नहीं आ रही थी, मगर रोशनी को तो मानो सदमा ही लग गया था। वो यहाँ दुख से रो रही है और उसे अपने पैसों से ऑर्डर की गई कॉफ़ी की फिक्र थी। वो इतना बेखबर था उसके एहसासात से। सोचकर ही रोने की शिद्दत और बढ़ गई। मतलब आप कुछ भी नहीं बताएंगे? आपको जरा भी एहसास नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता? पल पल रोने में बढ़ती शिद्दत आखिरकार अरहम को भी हार मानने पर मजबूर कर गई। ओके, मैं बताता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम रोना बंद करोगी। अब अगर तुम रोई तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसने वार्निंग देने वाला अंदाज अपनाया। रोशनी को भी कुछ सुकून हुआ। शुक्र था उसके आंसुओं ने ही सही, उस पत्थर दिल पर किसी चीज ने तो असर किया। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। इतनी देर में वो खुद में भी एक और सच बोलने की हिम्मत मुजतमा कर चुका था। असवद अंकल और नानो के घरानों में मेरे बचपन से ही मनमुटाव था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दादों ने मुझे सिर्फ एक ही बात समझाई, असवद अंकल की फैमिली हम सबकी दुश्मन है, और इस सबसे ज्यादा मेरी माँ की। जहाँ मेरी माँ की बात आती थी वहाँ मुझे सब भूल जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। मेरे दिल में जितनी भी नफरत थी बस उसी की वजह से थी। धीरे धीरे ये नफरत बढ़ती गई। फिर नानी ने बोला, मुझे किसी भी तरह रूप को अपनी बीवी बनाना होगा, क्योंकि असवद मलक ने मुझे नाकाबिल बोला है। उसका मानना यह है कि मुझ में काबिलियत नहीं है, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। वो कभी भी अपनी बेटी की मुझसे शादी नहीं करवाना चाहेंगे। इस बात ने मेरी नफरत को और हवा दी। यही वजह थी कि मैंने रूप के रास्ते में आना शुरू कर दिया। मुझे नहीं समझ लड़कियां किस चीज से इंप्रेस होती हैं, उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे लगा अगर मैं उसके रास्ते में आऊंगा वो मुझे देखेगी, नोटिस लेगी, शायद मेरे प्यार में पड़ जाए। मगर वहां कोई असर ना हुआ। उल्टा वो मुझसे नफरत करने लगी और बहुत बुरा बिहेव करना शुरू कर दिया। इससे मेरा दिमाग और खराब कर दिया। तब मैंने सही गलत सब रास्ते अपनाकर उसे अपनी बीवी बनाने की ठान ली। मगर वो किसी भी चीज को खातिर में लाने वालों में से नहीं थी। मैं तो कुछ बहुत बड़ा करने का सोच रहा था। मगर फिर जिस दिन अरसल ने मेरी बहन से निकाह कर लिया और उसे अपने घर ले गया, उस दिन मुझे बहुत गहरा धक्का लगा। मुझे लगा ये मेरे ही किए का समर है। मैं रूप के रास्ते में आता था, तभी अरसल ने दुश्मनी निकालने के लिए मेरी बहन को मोहरा बनाया। लेकिन मुझे बाद में पता चला, सब कुछ जानते हुए भी उसने मेरी बहन से दुश्मनी निभाने के लिए निकाह नहीं किया था, बल्कि वो तो मेरी बहन को उसकी पहचान दिलाने के लिए ये सब कर रहा था। जिस चीज से मैं बेखबर था, इस सब से अरसल मलक वाकिफ था। उस दिन मुझे एहसास हुआ मैं अपनी नफरत में अपनों से, घर वालों से, उनके मसाइल, उनकी खुशियों से किस कदर दूर हो गया था। मेरे घर में कितना कुछ होता रहा और मैं सिर्फ अपनी ही नफरत की दुनिया में मगन रहा। इससे बढ़कर मुझे अपने गलत होने पर उस दिन यकीन आया जब मुझे ये पता चला कि असवद मलक और उसकी तमाम फैमिली ने मेरी बहन को अपनी बेटी बना लिया है। जितनी इज्जत उसको असवद मलक के घर जाकर मिल रही थी, शायद ही हमारे घर में मिली हो। और फिर रही सही आंखें माँ ने खोल दी। उस दिन के बाद मैंने खुद से वादा कर लिया, अपने दिल से हर नफरत को भुलाकर मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा, सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा। सब कुछ बताकर आखिरकार वो खामोश हुआ। रूप के रास्ते में आने की बस यही वजह थी। काफी पड़ी पड़ी ठंडी हो गई थी और हमने गहरे सांस लिए। माहौल में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, या फिर मन के बोझ की वजह से उसे ही सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ये सब बताकर वो इससे नजरें नहीं मिला रहा था। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जितनी हिम्मत थी वो सारी सच बताने में सर्फ कर चुका है। रोशनी के पास भी शायद बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। समझ नहीं आ रहा था उसके गलत होने पर गुस्सा हो या फिर उसे अक्ल आ जाने पर खुश हो। कुछ पल यूं ही खामोशी की नजर हो गए। तुमने कभी रूप से मोहब्बत की? सवाल मुख्तसर था, जवाब से भी वो किसी हद तक वाकिफ थी, मगर फिर भी वो दोबारा पूछकर अपने दिल को तसल्ली देना चाहती थी। नहीं, यक लफ्जी जवाब आया। एक बार फिर दोनों इतराफ में खामोशी छा गई, मगर इस बार वो बिना बोले उठ खड़ी हुई, अपना पर्स उठाया और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने लगी। अरहम के अंदर छन से कुछ टूटा। काश वो यहाँ आकर उससे कुछ न पूछती, कम से कम उसके किसी झूठ का तो भरम रह जाता। एक भारी सांस खारिज करके वो भी उठ खड़ा हुआ। आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं, पहली और आखिरी बार उसे ऑफर दी। नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसने साफ इनकार कर दिया। अगर तुम चाहो तो अपने घर वालों की रजामंदी से मेरे घर रिश्ता बेच सकते हो।
मैं इनकार नहीं करूंगी। इंतहाई मुश्किल से वो ये अल्फाज बोलकर वो जा चुकी थी। कुछ पल के लिए अरहम पर शादी मर्ग सी कैफियत तारी हो गई थी। ये क्या हो गया? ये वो झल्ली क्या बोल गई थी? ऐसा तो उसने कभी भी नहीं सोचा था। सब सच बोलने के बाद भी कोई उसे अपनाएगा? थोड़ी देर पहले जिस हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, अब उसी हवा में न जाने कहां से ताज़ा दम करने की सलाहियत आ गई थी। एक तशक्कुर भरी नज़र आसमान पर डाली। बेशक वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगने वालों को बहुत जल्द माफ़ कर देता है। रात के 10 बजे के करीब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरे में डूबा उसका ये कमरा कहीं से भी नौब्याहता जोड़े का कमरे का मंजर पेश नहीं कर रहा था। दरवाजा बंद करके वो खुद भी बेड पर आन बैठा। एक अफसोस भरी नजर बेड पर लेटी मिशी के चेहरे पर डाली। कल यही चेहरा खुशी की शिद्दत से दमक रहा था और आज हर हाल हर समा उसके बरक्स मंजर पेश कर रहा था। खुशी से दमकता चेहरा मुरझाकर पीला पड़ गया था। ये सब क्या हो गया? क्यों हो गया? क्या मैं सच में तुम्हें खुश रख पा रहा हूं? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरने का वादा किया था, मगर न जाने क्यों हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे न चाह कर भी तुम्हारी आंखों में आंसू देखने को मिलते हैं। मगर अब बस बहुत हो गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी तूफान, कोई भी मुसीबत आ जाए, उसे मैं अपने कांधों पर झेलूंगा। तुम्हें और ज्यादा दर्द में देखने की अब मेरी हिम्मत नहीं है। उसके सोए वजूद को आस्तगी से अपने हिसार में लेकर वो खुद से अहद कर रहा था। आज वो खुश था क्योंकि आज वो वही काम करने जा रहा था जिससे उसकी बेटी को खुशी मिलेगी और इन सब को भी उनका हिस्सा मिलेगा। और दूसरी तरफ दिमाग घूम रहा था, रुमान शाह से उन सब ने मिलकर कितने वक्त तक वफादारी निभाई थी, लेकिन जब भी कुछ गलत होता था इन सब का बिल बाकी सब पर ही फटता था। सबसे ज्यादा उस पर। एक बार हम सबको उनकी मेहनत का फल मिल जाए, फिर शायद ही उनमें से कोई रुमान शाह जैसे मगरूर इंसान की शक्ल देखेगा। ओ डार्लिंग, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी और हूँ। उसने विस्की का ग्लास रुमान की तरफ बढ़ाया। वो दोनों ही तकरीबन आधे घंटे से पीने पिलाने में मसरूफ थे। रुमान शाह को अपना प्लान बिगड़ने का गम था, वहीं लीजा को अपनी जिद पूरी ना होने पर और ज्यादा जिद चढ़ी थी। कुछ बताओ रुमान, मैं अपने बेबी को कैसे हासिल करूं? कैसे उस गवार को अपने मुस्तफ़ा से दूर करूं? नशे में मदहोश वो बेड पर जा गिरी। हर वक्त मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। मेरे करीब रहकर उस मुस्तफ़ा शाम का जिक्र मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लीजा के बालों को मुट्ठी में जकड़े एक झटका दिया। वो दर्द से कराही, मगर कोई रिएक्शन नहीं दिया। ऐसा वो तभी करता था जब उसका गुस्सा हद से बढ़ जाता था। अब तो सच में इस मुस्तफ़ा शाह का कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ अब सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी और दूसरी तरफ इन सब निकम्मों को अपने रास्ते से हटाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ये सारी जायदाद मेरी होगी। इनमें से इन सब को मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी बनने से पहले मुझे अपनी राह के सब बड़े कांटे को हटाना होगा और इस काम को अंजाम कैसे देना है ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। जैसे कल इस मुस्तफ़ा शाह की शायरग पर वार किया था, सालों बाद वक्त एक बार फिर खुद को दोहराएगा। तब भी जीत हमारी ही हुई थी और आज भी रुमान शाह ही जीतेगा।